हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम कर रहे हैं, सिंस एग्ज़ाम इज़ कमिंग फॉरवर्ड, तो हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, वो भी कंप्लीट डिटेल में विद रिलेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि स्टैटिक पार्ट में होगी। ठीक है, तो हम अगर यहाँ देखें तो हमें क्या दे रखा है। पहला, उज्जैन अनवील्स इंडियाज़ फर्स्ट हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने यहाँ इसको क्या स्टार्ट किया है। एंड अगर हम इसकी बात करें ये कौन है, तो ये है मनसुख मांडविया, जो कि इसके मिनिस्टर हैं। एंड इन्होंने मनहित ऐप भी लॉन्च करी है, जो कि एम्पावर करेगी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को एंड प्रमोट करेगी सेफ़ एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को। तो ये आप प्रसादम से याद रखिएगा कि उज्जैन में अनवील करी गई है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा करी गई है, जो कि है कौन मिनिस्टर? मनसुख मांडविया। एंड इन्होंने मनहित ऐप भी जो है वो लॉन्च करी है। पारसी, या फिर जिसको हम पर्शियन के नाम से जानते हैं, इज़ टू बी वन ऑफ इंडियाज़ 9 क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको ऐड करने की बात करी गई है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में होती हैं? तो ये 8th शेड्यूल में आपको देखने को मिलती हैं। तमिल जो लैंग्वेज है वो 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज बनती है। संस्कृत इन 2005, कन्नड़ इन 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014 एंड पर्शियन विच इज़ फारसी ये अभी बनेगी। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली कि कोई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज बने या ना बने, उसका क्राइटेरिया कुछ तो होता होगा ना, कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो वो लैंग्वेज जो 1500 या 2000 साल पुरानी हो, उसको हम एक तो क्राइटेरिया में रखेंगे। एंड इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए सब्सटेंशियल बॉडी की, जिसमें एंशिएंट जो लिटरेचर है वो लिखे होने चाहिए। मतलब यू शुड फाइंड एन एंशिएंट लिटरेचर रिटन इन दिस लैंग्वेज। तो हमें पता है कि पारसी या फिर पर्शियन में काफ़ी सारे एंशिएंट बुक्स लिखी गई थी। ठीक है, एंड अगर हम थर्ड क्राइटेरिया की बात करें तो ये है कि इन्फ्लुएंस अदर लैंग्वेज मेड significant contribution for the development of other linguistic system। इस लैंग्वेज से दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं उनका या तो मतलब क्या कहते हैं वो लाइक आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, उनका उत्पत्ति हुआ हो, वो वाली जो लैंग्वेज है इन्फ्लुएंस्ड अदर लैंग्वेज टू कम इनटू बीइंग, इन्फ्लुएंस्ड अदर लैंग्वेज। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि इट शुड पोजेस अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ग्रामर। ठीक है, उसका खुद का जो हम कहते हैं स्क्रिप्ट होनी चाहिए एंड उसकी खुद की ग्रामर होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? तो इसमें बेनिफिट्स ये होते हैं कि जब हम कोई ऑफिशियल काम करते हैं तो उसमें उस लैंग्वेज को भी सिंस हमने इंक्लूड कर लिया है तो हम उस भाषा में काम कर सकते हैं, राइट। एंड अगर हम देखें उसमें जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो भी प्रिजर्व होगा। एंड जब उसको ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया तो उसमें एजुकेशन भी आप दे सकते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि लोकसभा में भी आप उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे उसमें उस लैंग्वेज में आप ग्रेजुएशंस कर सकते हैं, आपको फेलोशिप मिल सकती है। कल्चरल इवेंट को भी प्रमोट करता है, लाइक टूरिज़्म को प्रमोट करता है। तो ये सारी काफ़ी बेनिफिट्स हो जाती हैं किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि पारसी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है कि नाम
19th नाम समिट ये कहाँ हुई है? ये कंपाला के युगांडा में कंडक्ट करी गई है। इसका थीम क्या था? तो ये था डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो नाम की, तो ये है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड इनमें 120 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1961 में। कहाँ पे हुई थी? तो ये यूगोस्लाविया में हुई थी। एंड अगर हम बात करें ये क्यों आई थी, तब जब यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो रहा था, तब यह था कि आपको किसी एक का साइड लेना पड़ेगा। तब इंडिया आगे आता है एंड इट सेज कि नहीं, हम किसी की तरफ भी अलाइन नहीं होंगे एंड हेंस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट शुरू करी जाती हैं। इस साल कहाँ हुई थी? तो ये युगांडा में हुई थी। थीम था इसका डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप 2024 में कौन कर रहा है? तो ये रशिया कर रहा है। एक्चुअली करना था किसको? ब्राज़ील को, क्योंकि लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका ने किया था। तो ये ऐसे क्रोनोलॉजी में चलता है, बट सिंस ब्राज़ील इस साल G20 को होस्ट कर रहा है, तो इसी वजह से रशिया इस बार ब्रिक्स का समिट होस्ट करने जा रहा है। एंड अगर हम इसकी बात करें कि ये फाउंड कब हुआ था, तो ये 16 जून 2009 में फाउंड किया गया था। एंड अगर हम बात करें इसमें पहले कितने कंट्रीज़ थे, तो पहले जब ये फाउंड किया गया था तब इस पर सिर्फ 4 ही कंट्रीज़ थे, जो कि थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है एंड ये ब्रिक्स से बन जाता है ब्रिक्स समिट। एंड अगर ये आपको याद होगा कि इस साल भी ये काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि 1 जनवरी से यहाँ पे 4 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है, जो कि कौन है? ये है इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान एंड UAE। एंड अगर हम देखें तो पहले अर्जेंटीना भी ज्वाइन करने वाला था, बट उन्होंने वहाँ से बैक ऑफ कर लिया है। एंड सिर्फ 4 कंट्रीज जो कि इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान एंड UAE ने ब्रिक्स को अभी ज्वाइन किया है। ब्रिक्स की एक बैंक भी होती है जिसे हम NDB के नाम से जानते हैं, जो कि 2014 में बनती है। NDB का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। एंड ये क्या, इसको बनाने का मोटिव क्या था? तो बेसिकली उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक और IMF ये बिलीव किया जाता था कि काफ़ी पार्शलिटी करते थे टूवर्ड्स डेवलपिंग नेशंस, तो इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स ने अपनी ही बैंक बनाई है, जिसका नाम है NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। सिंगापुर का चेंगी एयरपोर्ट है जो उसको बेस्ट एयरपोर्ट 2023 का अवार्ड मिला है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल पीस वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इसका थीम क्या था? तो थीम था द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ये इसका थीम था इस साल की जो 12th जनरल असेंबली हुई है। एंड अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं तो ये एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में। कहाँ से शुरू करी गई थी? तो ये थी उलान बटोर से। उलान बटोर किसकी कैपिटल है? तो ये मंगोलिया की कैपिटल है, वहाँ से ये शुरू करी थी। बुद्धिस्ट्स की बात कर लेते हैं तो ये किसने शुरू किया था? ये बुद्धा ने शुरू किया था, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। इनके फादर एक साक्य क्लान के थे एंड इनकी जो मदर थी वो कौन से क्लान से थी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर हम बात करें तो ये इनके ना कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स रहे हैं जो कि किसी सिंबल से
डिफ़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि जो बर्थ है वो लोटस से डिफ़ाइन किया जाता है, जब वो ग्रेट डिपार्चर करते हैं मतलब वो अपना घर छोड़ते हैं उसको हॉर्स से डिपिक्ट किया जाता है, जब उन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त होती है तो उसको हम बोधि ट्री से डिपिक्ट करते हैं। जो फर्स्ट सरमन होता है जो उन्होंने सारनाथ में दिया था उसको हम चक्र से प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये दिखाता है धर्म चक्र परिवर्तन। एंड लास्ट जो डेथ है उनकी वो स्तूपा से दिखाई जाती है। बुद्धा की डेथ कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कुशीनगर में। लास्ट सरमन कहाँ दिया था बुद्धा ने, तो वो दिया था वैशाली में। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस टॉपिक से कि कंटेम्प्रेरी कौन थे बुद्धा के, तो वो महावीर थे, बिम्बिसार थे, और बिम्बिसार के जो बेटे थे दैट इज़ अजातशत्रु। ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट द बुद्धिस्ट काउंसिल एंड बुद्धा। ये याद रखिएगा करंट अफेयर से रिलेटेड कि जो 12th जनरल असेंबली है एशियन बुद्धिस्ट समिट की वो न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड इसका जो थीम है वो है द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मर बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इनकी। एंड इनको हम जन नायक के नाम से भी जानते हैं, जन नायक। ये बिहार से आते हैं एंड बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। एंड अगर हम बात करें तो और कितने लोगों को इस साल भारत रत्न मिला है, तो इस साल इन टोटल 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। एंड इनकी बात करें तो इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। वर्ल्ड के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो ये है नॉर्मन बार्लो। एंड अगर हम बात करें तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ी, तो ये हुआ था कि हम बेसिकली नॉर्थ अमेरिका से PL 480 का वीट जो है वो इंपोर्ट करते थे। एंड वो बहुत लो क्वालिटी का वीट प्रोडक्शन होता था। एंड सिंस हमें वो मंजूर नहीं था तो जो इंदिरा गांधी है उन्होंने 3rd 5-year प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी। किस किस स्टेट में करी थी, तो हमें नॉर्थ के स्टेट्स तो पता होते हैं कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में करी थी, बट साउथ के भी जो 2 स्टेट्स हैं दैट इज़ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, वहाँ पे भी ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, तो ये था इनका। एंड अगर हम और बात करें तो ये थे PV नरसिम्हा राव जिनको इस साल भारत रत्न मिला है। एंड ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ड्यूरिंग 1991। एंड इनकी बात करूँ तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ये है इम्पॉर्टेंट फॉर LPG रिफॉर्म्स। LPG रिफॉर्म्स क्या है, तो ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड ये क्यों करना पड़ा हम लोगों को, तो बेसिकली 1991 के दौरान जो हमारा क्या कहते हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी थी कि हम BOP क्राइसिस से गुज़र रहे थे। अब BOP क्या होता है, तो BOP होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अगर हम डिटेल देखें तो बेसिकली आपके पास उतने फॉरेन रिजर्व्स नहीं हैं कि आप कुछ भी इंपोर्ट कर पाएँ। जैसे कि अभी हम करंट में देख रहे हैं, कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान में भी सेम हाल थे कि उनके पास इतना फॉरेन रिज़र्व नहीं था कि वो कुछ भी इंपोर्ट कर पाए। हमारे इंडिया में हमने ये कंडीशन सिर्फ एक बार फेस करी है, दैट इज़ 1991 में। एंड हम जब वर्ल्ड बैंक के पास गए तो उन्होंने हमें बोला कि आपको अपनी इकोनॉमी को जो है वो ओपन करना पड़ेगा। उससे पहले तक हमारी जो थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तब हमने LPG रिफॉर्म्स किए थे एंड हमारी हालत उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हुई थी। इट प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग्स फॉर इंडिया। एंड इस टाइम पे अगर आपको याद होगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे मनमोहन सिंह। ठीक है, नरसिम्हा राव की हमने बात कर ली। देन नेक्स्ट जो है ये है LK अडवाणी जिनको भारत रत्न मिला है। एंड
लास्ट बट नॉट द लीस्ट चरण सिंह को यहाँ पे भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास विकसित भारत संकल्प यात्रा इज नेशन वाइड कैंपिंग बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट मॉनिटर फ्लैगशिप सेंटर स्कीम। तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें आपको कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई स्कीम्स आपके लिए चल रही हैं एंड जिनको रियली इसकी रिक्वायरमेंट होती है दे आर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम। उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करी गई थी। विंग्स इंडिया 2024 जो कमेंस किया गया था बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद, उसके अकॉर्डिंग बेंगलुरु एंड दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसको बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड का से सम्मानित किया गया है। अराउंड 25 crore people have lifted themselves out of poverty in last 9 years। ये रिपोर्ट जारी करी गई है बाय नीति आयोग एंड ये ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं वो आप लिख कीजिए एक सेपरेट नोटबुक में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स, क्योंकि मेंस में आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें नीति आयोग की तो ये एक एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थिंक टैंक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जब आप आंसर्स लिखते हैं ना तो आपको कीवर्ड्स हमेशा मेंशन करने होते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 में एंड इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी जो कि हमारे पीएम होते हैं। एंड अगर हम बात करें तो इसने किसको रिप्लेस किया था? तो इसने 5 ईयर प्लान्स जो होते थे हमारे 5 ईयर प्लान्स उसको रिप्लेस किया था। ये हमने किससे लिया था? तो ये हमने यूएसएसआर से लिया था एंड टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हमारे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट कहाँ कंडक्ट करी गई है? तो ये कंडक्ट करी गई है स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1971 में। एंड अगर हम बात करें इस 54th वाले की तो इसका थीम क्या था? तो ये था रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है। एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ और रिपोर्ट्स जो है वो शो करता है, मतलब वो पब्लिश करता है। तो ये क्या है? एक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जिसमें इंडिया का प्लेस क्या है? इंडिया का प्लेस है 127। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया का रैंक है 37। ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। एंड अगर आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे जो वीडियोस हैं उस पर जाके चेक कर सकते हैं। आपको एक वीडियो मिलेगी अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट है हमारे पास PM जन मन इज़ फॉर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो जन मन का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो इनकी जो PVTGs क्या होते हैं? PVTGs मतलब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये कौन होते हैं? तो देखिए हमारी कंट्री में जो ट्राइबल्स हैं वो ऑलरेडी बहुत एक्सप्लॉइट हो चुके हैं एंड उनकी कंडीशंस काफ़ी they are not treated as the main streams। एंड अगर हम बात करें उनमें से भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइटेड हैं, उनको हम बोल देते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो इन ग्रुप्स की जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको ठीक करने के लिए ये जनमन जो है PM जनमन स्कीम वो शुरू करी गई है। ये बेसिकली ब्रिज करेगी हेल्थ गैप को, एजुकेशन गैप को एंड लाइवलीहुड को।
ठीक है, इन सब के ऊपर ये वर्क करेगी एंड इसका जो मिशन होगा वो होगा कि ये सेफ़ हाउसिंग प्रोवाइड कर सके, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सके, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अलॉन्ग विथ रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, ये सब दिया जाएगा टू अ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। नेक्स्ट है MEA नोज नो इंडिया प्रोग्राम फॉर यूथ डायस्पोरा कंप्लीट्स 20 ईयर्स। तो ये बेसिकली क्या है, नो योर इंडिया प्रोग्राम। तो ये होता है कि जो इंडियन ओरिजिन के यूथ हैं जो 18 से लेकर 30 ईयर्स के बीच में है, उनके लिए 3 वीक का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो कि शुरू किया गया था 2003 से एंड उनको इंडिया के बारे में बताया जाता है एंड इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। राइट, इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन सेंटर एंड IoT COE ये कहाँ पे ओपन किया गया है, तो ये केरला में ओपन किया गया है। इनमें इसके जो भी फर्स्ट रहे हैं ना, मैं उनके डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अबाउट फर्स्ट इन इंडिया करंट अफेयर्स, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने इन सब का डिटेल भी बताया हुआ है। नेक्स्ट है अयोध्या एयरपोर्ट रीनेम्ड एज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसका नाम क्या होगा, पहले तो ये देख लेते हैं। इसका नाम रहेगा सामवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। इनॉग्रेट किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा एंड ये अलाइन करेगा जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसके साथ इसको अलाइन किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसको रिप्लेस कर रहा है, तो ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करेगा। NEP किसका रिकमेंडेशन है, तो ये कस्तूरी रंजन कमेटी का रिकमेंडेशन है। एंड अगर हम बात करें तो अभी कौन सा फर्स्ट स्टेट या UT बन गया है जिसने NEP को इम्प्लीमेंट किया है, तो ये जो है दिल्ली UT जो है उसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। असम गवर्नमेंट टू ऑनर ex-CGI रंजन गोगोई विद असम वैभव अवार्ड। ठीक है, तो अगर हम रंजन गोगोई जी की बात कर लेते हैं तो ये 46 हमारे CGI थे एंड इनको असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये करंटली राज्यसभा के मेंबर भी हैं। सविता कंसवाल इनको मिला है तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड एंड इनको ये पोस्टमसली मिला गया है विच इज़ कि इनको ये मरणोपरांत मिला है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 जनवरी में कंडक्ट करे गए हैं, जिसमें कि मेन में विनर कौन है, तो ये है जानिक सिनर। विमेन में है अरिंका सबलंका एंड अगर हम डबल्स की बात करें तो इसमें रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एडबेन है। तो ये वाली चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रोहन बोपन्ना जो हैं वो इंडियन है एक तो, एंड इंडियन होने के साथ साथ ये ओल्डेस्ट प्लेयर भी हैं जो कि एक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, टेनिस के टोटल 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। एक हो गया जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये बेसिकली जनवरी में खेला जाता है एंड ये एक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। एंड वहीं अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की तो ये मई में कंडक्ट होता है एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रास। विंबलडन की बात करते हैं
तो ये जून में होता है एंड ये अगेन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूएस ओपन जो होता है वो अगस्त या सितंबर में खेला जाता है एंड ये एक हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको जो टेनिस ग्रैंड स्लैम्स हैं उसके बारे में पता होनी चाहिए। रोहन बोपन्ना की भी आपको पता होना चाहिए, ओल्डेस्ट प्लेयर हैं। ओल्डेस्ट कितने 43 की एज में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। एंड ये एक इंडियन भी हैं। बाकी आपको जेनिक सिनर एंड अरियंका सबलेंका का भी नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रज्ञानंदा surpasses विश्वनाथ आनंद to become India's number 1 chess player. मान सिंह won the gold medal at Asian Marathon Championship 2024 in Hong Kong. प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार इज़ अवॉर्डेड टू 19 चिल्ड्रेन। एक बच्चा है इसमें जिसको पोस्टमसली मिला है। बाकी इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द डीप नॉलेज तो आप ये चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो इसने इशू किया है न्यू गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग ऑफ कोचिंग सेंटर्स। बेसिकली कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं आजकल उन्होंने काफ़ी सारा लाइक कंपटीशन के चक्कर में दे आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर्स ऑन द स्टूडेंट्स। तो इस न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी 16 साल से कम बच्चे को कोचिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल इवेंट भारत पर्व। तो ये बेसिकली एक 9 दिन का सेलिब्रेशन होता है, 9 डेज़ लॉन्ग सेलिब्रेशन जो कि हमारा फ्रीडम और सॉवरेनिटी को शो करता है एंड इट ऑल्सो शोज़ डाइवर्सिटी थ्रू लाइक टैबुलिक्स एंड कल्चरल परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके थ्रू इसने शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म ने इसको शुरू करा है एंड कब शुरू किया था ये 2016 में इसको शुरू करा गया था। 9 डेज़ लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है एंड ये अपना रिपब्लिक डे के बाद कंडक्ट किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम का इस साल 6th एडिशन हुआ है जो कि जनवरी 9, 2024 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक कंडक्ट किया गया है। मैस्कॉट था इसका वीरा मन गई। एंड अगर हम बात कर रहे हैं मेडल टैली की तो महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहा है विद 57 गोल्ड्स, 48 सिल्वर्स एंड 53 ब्रॉन्ज एंड टोटल इनका था 158 मेडल्स। फॉलोड बाय तमिलनाडु जिसमें 98 मेडल्स हैं एंड हरियाणा में 103 मेडल्स रहे हैं। सिंस तमिलनाडु का गोल्ड ज़्यादा था तो तमिलनाडु सेकेंड नंबर पे आया है डिस्पाइट हैविंग लेस मेडल्स दैन हरियाणा। इस पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। बाकी 2 जो हैं दैट इज़ 69th फिल्म फेयर अवार्ड एंड पद्म अवार्ड्स, इसकी भी सेपरेट वीडियो डल चुकी है। ये एक क्विक रिवीजन रहेगा। बेस्ट फिल्म की बात करें 69th फिल्म फेयर अवार्ड में तो ये था 12th फेल। बेस्ट डायरेक्टर है विनोद चोपड़ा जो कि 12th फेल के डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर है रणबीर कपूर फ्रॉम मूवी एनिमल एंड बेस्ट एक्टर फीमेल हैं आलिया भट्ट। पद्मा अवार्ड्स की बात करते हैं तो इस साल टोटल 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं जिसमें कि 5 पद्म विभूषण हैं, 7 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री हैं, ठीक है। टोटल मैंने आपको बता दिया 132 हैं। पद्म विभूषण आपको याद रखने हैं किस किस को मिला है। तो ये मिला है एक तो वैजयंती माला बाली को, इनको किस फील्ड में मिला है तो इनको आर्ट की फील्ड में मिला है। देन आपका है कोंदिला चिरंजीवी जिनको अगेन आर्ट की फॉर्म में मिला है। देन है आपके एम वेंकैया नायडू जिनको पब्लिक अफेयर्स में मिला है। एंड अगर हम बात करें बिंदेश्वर पाठक की तो इनको पोस्टमसली मिला है सोशल वर्क के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पद्मा सुब्रमण्यम जो हैं
सुब्रमण्यम, इनको मिला है आर्ट के फॉर्म में फील्ड में। एंड अगर हम बात करें पद्मा सुब्रमण्यम, ये कौन सी आर्ट से रिलेटेड हैं, तो ये बेसिकली भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड हैं, उनकी एक्सपोनेंट हैं। तो आपको ये वैसे भी पूछा जा सकता है वनडे एग्ज़ाम्स में कि पद्म सुब्रमण्यम कौन से डांस से रिलेटेड हैं, या फिर भरतनाट्यम में से इनमें से कौन से डांसर्स हैं। ठीक है, पद्म भूषण में से आपको एक याद होना चाहिए जो कि है एम फातिमा बीवी, जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल जज रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं आकाश NG मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये क्या है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो एक मिनट, आकाश NG मिसाइल है, ये इंडिया की फर्स्ट सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर मिसाइल इंडिजिनसली बिल्ड। ओके, एंड ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कौन सी होती हैं, तो जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे हिट कर सकती हैं उनको हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बोलते हैं। एंड अगर हम बात करें तो ये कहाँ से ये टेस्ट फायर कहाँ से होती हैं, मिसाइल्स का टेस्ट फायर हम बेसिकली चांदीपुर उड़ीसा से करते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं अब कि इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। टेस्ट फायर किया है DRDO ने। DRDO डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हम 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। एंड मैंने आपको बता दिया NG का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है न्यू जनरेशन, एंड ये एक इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें ये ना एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च करी जा सकती है। व्हाट इज़ मोबाइल प्लेटफॉर्म, तो ये बेसिकली जो अगर आपका टैंक है या फिर जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं एंड चलते हुए भी ये अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं, वो होता है मोबाइल प्लेटफॉर्म। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज सवेरी नावा शेवा अटल सेतु बनाया गया है। ये बेसिकली कितने किलोमीटर्स का है, तो ये है 21.8 किलोमीटर्स का। जब ये नहीं बना था तो इससे पहले जो है डॉक्टर भूपेन हज़ारिका ब्रिज था, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज था, और वो कितने किलोमीटर्स का था, तो ये 9.15 किलोमीटर्स का था। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये असम में पड़ता है। कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भूपेन हज़ारिका ब्रिज। हाँ, तो ये असम में है, 9.15 किलोमीटर्स का है, एंड ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अर्थ माइस मून मिशन ये किसने स्टार्ट किया है, तो ये नासा ने स्टार्ट किया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कंडक्ट करी गई है गुजरात में 2024 में। द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हैज़ इनिशिएटेड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम इट्स क्लस्टर 2 प्रोजेक्ट इन कृष्णा गोदावरी बेसिन इन बे ऑफ बंगाल। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हो सकता है पूछ लें आपसे कौन से बेसिन में किया गया है, तो ये कृष्णा गोदावरी के बेसिन में किया गया है। ये दोनों अपनी जो रिवर्स हैं वो कहाँ ड्रेन करती हैं, तो ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। गोदावरी का अगर हम सोर्स की बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये है हमारा त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास। एंड कृष्णा की बात करें तो ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं या फिर वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया में सबसे बड़ी सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो ये गोदावरी ही है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया की बात करते हैं तब गंगा हमारा आंसर होगा। ठीक है,
मूविंग फॉरवर्ड इसरो की बात करते हैं तो इसरो सक्सेसफुली प्लेस्ड आदित्य L1 सैटेलाइट इनटू इट्स फाइनल ऑर्बिट अराउंड लैग्रांज पॉइंट 1। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने आदित्य L1 जो कि हमारा एक सोलर मिशन था, उसमें इंडिया ने लैग्रांज L1 में सक्सेसफुली आदित्य L1 सैटेलाइट को प्लेस कर दिया है। ठीक है, इंद्रमणि पांडे इज सेक्रेटरी ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कौन कौन से मेंबर हैं। इसमें मेंबर्स हैं, एक मिनट, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, एंड अगर हम बिम्स्टेक के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट। एंड इसके हम लोगों ने देख लिया है कि कौन कौन से मेंबर हैं, दैट इज़ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रेरणा स्कीम लॉन्च करी है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है फॉर कल्टिवेटिंग लीडरशिप क्वालिटीज़। एंड अगर हम इसकी बात करें तो ये एक वन वीक लॉन्ग रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा एंड इसमें हर साल 20 बच्चों को चुना जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली NEP 2020 के अलाइनमेंट में ये वाली जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, दैट इज़ प्रेरणा स्कीम, लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023, ओडिशा माइनिंग लिमिटेड को ये पुरस्कार दिया गया है। एंड जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इज़ ऑनर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग द बडिंग एंड यंग टैलेंट इन स्पोर्ट्स, राइट। इंडियाज़ इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो कहाँ कंडक्ट कराया गया है, तो ये मुंबई में कंडक्ट हुआ है। एंड MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है। मैंने आपको बताया है MS स्वामीनाथन किससे रिलेटेड हैं, तो ये रिलेटेड हैं अपने ग्रीन रेवोल्यूशन से। इस साल इनको भारत रत्न दिया गया है। लास्ट ईयर ही पास्ड अवे, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं एंड आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है बाय डूइंग मास सूर्य नमस्कार एट 108 प्लेसेस। एक्सपोसैट की बात कर लेते हैं, ये इसरो ने लॉन्च करी है एंड एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, एंड अगर हम और बात कर लेते हैं तो इसरो के जो अपकमिंग मिशंस हैं वो कौन से हैं, तो गगनयान है। गगनयान से रिलेटेड आपको क्या याद आना चाहिए, तो आपको व्योम मित्र याद आना चाहिए, जो कि एक बेसिकली रोबोट हैं जो कि स्पेस में जाएंगे बिफोर वी सेंड फर्स्ट मैन मिशन। एंड 2025 में हम मैन मिशन भेजने वाले हैं इनटू द स्पेस, जिसके लिए 5 एयरफोर्स पर्सनल्स को भी शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है। तो गगनयान हो गया। देन दूसरा जो मिशन है वो निसार है, जो कि इसरो और नासा का कंबाइंड है। आदित्य L1 था जो हो चुका है, चंद्रयान 3 भी था, एंड एक है जो शुक्रयान मिशन है, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑर्बिटर मिशन होगा। कहाँ के लिए, तो शुक्र कौन सा प्लैनेट को हम बोलते हैं, ये वीनस को बोलते हैं। एंड शुक्रयान हमारा जो होगा वो फर्स्ट मिशन होगा टू वीनस। सेकेंड स्टेट की बात करें जो कंडक्ट कर रहा है कास्ट सेंसस, तो ये है आंध्र प्रदेश। एंड फर्स्ट स्टेट कौन सा था, तो वो था बिहार। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंशियल कमीशन कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया।
अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 280 में है। एंड मैंने इसको कैसे याद किया है कि मंथ के 28 तारीख आते आते बैंक में ज़ीरो बैलेंस हो जाता है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन आया कब था, तो ये आया था 1951 में, ठीक है। मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर किया है 25 दिसंबर एज तबला डे। एंड अगर हम बात करें तो हर साल तानसेन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो ये ग्वालियर में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस साल इसका 99th एडिशन हुआ है। उधमपुर की बात करते हैं तो उधमपुर ने 100% सैनिटेशन अचीव किया है इन विकसित भारत संकल्प यात्रा। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो उधमपुर है उसका जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके क्या नाम रखा गया है। एंड मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये इंडियन आर्मी के पर्सनल के ऊपर ये नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रायपुर, जो कि रायपुर जो है उसने ग्रीन कॉरिडोर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू किया है। बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होगा, तो हम देखते हैं कि जब किसी पर्सन को ऑर्गन ट्रांसप्लांट मिलता है तो कभी कभी क्या होता है ना, ट्रैफिक की वजह से वो टाइम पे पहुंच नहीं पाता है। एंड दैट पर्सन माइट डाई और द ऑर्गन विच इज़ बीन ट्रांसप्लांटेड वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं, बट ड्यू टू द टाइम हो सकता है वो पर्सन जिसकी नीड थी ही माइट मतलब वो ना रहे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ से बचने के लिए रायपुर ने ग्रीन कॉरिडोर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया है। एंड इसमें लाइक स्विफ्ट ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वाले की, तो ये है हमारे पास हिमाचल प्रदेश गेव शेड्यूल कास्ट ट्राइब अ स्टेटस। हाँ, जो हिमाचल प्रदेश की हेती कमेटी है उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया है बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब इज़ फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स ऑन मेपल्स मैप। तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हम रोड पे जाते हैं तो हमें जीपीएस के थ्रू ये तो पता चल जाता है रोड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और आजकल तो हमें ट्रैफिक कंजेक्शन के बारे में भी पता चल जाता है। एंड आपने अगर देखा होगा रोड के साइड में यहाँ पे बोर्ड लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो ये चीज़ें आपको अब मेपल्स ऐप के थ्रू भी पता चल जाएंगी पंजाब में, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मार्क करना शुरू कर दिया है कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, सो दैट एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कहाँ हुई है इस साल, तो ये हुई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने ही अनाउंस किया है 10 लाख रुपए का कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ लेपर्ड अटैक। लेपर्ड अटैक बहुत कॉमन देखा जाता है स्पेशली इन साउथ इंडिया, कि पीपल आर स्लीपिंग एंड दे अटैक। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए उस फैमिली को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो ये है एम.के. स्टालिन। एंड गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मूविंग फॉरवर्ड अगेन हमारे पास है तमिलनाडु से न्यूज़ कि तमिलनाडु इनॉग्रेटेड स्टेट ऑफ आर्ट मदुरई जल्लीकट्टू स्टेडियम, ठीक है। तो ये है कि ये तमिलनाडु ने इनॉग्रेट किया है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल में बेसिकली ऑक्स यूज़ होती है, ठीक है। एक जो फेस्टिवल है जो कि कर्नाटका में खेला जाता है, कर्नाटका का फेस्टिवल है जो कि क्या है, वो है कंबाला रेस यहाँ पे होती है। वहाँ पर बफलो यूज़ की जाती है, बफलो, बट जल्लीकट्टू में ऑक्स यूज़ किया जाता है, राइट। एंड अगर हम बात करें जल्लीकट्टू कब खेला जाता है, तो ये पोंगल के टाइम सेलिब्रेट किया जाता है, पोंगल। एंड ये काफ़ी न्यूज़ में था कि भाई एनिमल के भी एनिमल राइट्स होते हैं, तो इसलिए ये गेम को बैन कर देना चाहिए। तो ये पोंगल के 3rd डे पे खेला जाता है, राइट। यूपी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यूपी गवर्नमेंट लॉन्च राहत वानी सेंटर फॉर अर्ली वार्निंग ऑफ डिज़ास्टर्स। तो हमें पता है कि डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा क्या कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए एंड फॉर द लिविंग बीइंग्स एज वेल।
तो उसकी अर्ली वार्निंग देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने राहत वाणी केंद्र शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारे पास गंगा सागर मेला। ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। ये फैक्ट्स हैं तो हम ज़्यादा रिलेट नहीं करेंगे। सोनपुर मेला कहाँ लगता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं हिंट दे देती हूँ, इसका नेबरिंग स्टेट ही है। थीम ऑफ 42nd इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर क्या था? तो ये था यूनाइटेड किंगडम। मूविंग फॉरवर्ड, गोले मेला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? तो ये जगन्नाथ टेम्पल में सेलिब्रेट किया गया था। जगन्नाथ टेम्पल को अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा के पुरी में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रथ यात्रा भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ तो जगन्नाथ को ही हम वाइट पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक पगोड़ा के नाम से हम किसको जानते हैं, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। थाई पुसम फेस्टिवल की बात करते हैं, ये तमिलनाडु में होता है। रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल ये कहाँ हुआ था? तो ये नागालैंड में हुआ था। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। ऐसे याद रख सकते हैं कि न्यू दिल्ली का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है। एंड विंटर कार्निवल की बात करते हैं, ये कहाँ हुआ था? तो ये मनाली में हुआ था। नेक्स्ट वी हैव इज़ लोकवा एंड बुरचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है? तो ये आसाम में है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 40 इयर्स बाद राइनोसॉर्स देखे गए हैं। ठीक है, राइनोज यहाँ देखे गए हैं। एंड अगर हम बात करें इंडिया में राइनोसॉर्स कहाँ पे ज़्यादा देखे जाते हैं, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 1 हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए फेमस है। राइनो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम 22 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। काजीरंगा से मुझे क्या याद आता है कि लास्ट ईयर द्रौपदी मुर्मू जी ने काजीरंगा में गज उत्सव इनॉग्रेट किया था। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू करा गया था। मूविंग फॉरवर्ड, केरला की बात करते हैं। केरला लॉन्च ऑपरेशन अमृत टू प्रिवेंट द ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द स्टेट। अगर हम अमृत की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ये हमारा अमृत का फुल फॉर्म है। एंड जो हम एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं, उस चीज़ को कर्ब करने के लिए केरला ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज़ ऑपरेशन अमृत। माय स्कूल माय प्राइड की बात करते हैं। ये कैंपेन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू करा गया है। एंड ये कौन से स्कीम के अंडर है? तो ये अपना विद्यालय प्रोग्राम के अंडर आता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो आपको करियर काउंसलिंग दी जाएगी कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं, गाइडेंस ऑफर की जाएगी एंड स्पेशल क्लासेस होंगी फॉर रेमीडियल टीचिंग एंड योगा ट्रेनीज। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है रामलला दर्शन स्कीम। एंड अगर इसकी बात करें तो हर साल 20,000 जो हमारे पिलग्रिम्स हैं उनको रामलला दर्शन के लिए लेके जाया जाएगा थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्टेट जो है वो स्पॉन्सर करेगी। और इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? तो ये है 18 से लेकर 70 तक के पीपल को। स्वच्छ मंदिर कैंपेन की बात करते हैं। ये नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया है। पर्शियन लैंग्वेज मैंने बताया था आपको, ये इंक्लूड करी गई है 9 ऑफिशियल लैंग्वेज में। मियामी फूड फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। मदिका लैंग्वेज की बात करें तो ये कन्नौर की है। एंड ये क्यों न्यूज़ में है? तो ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये एक्सटेंशन के वर्ड्स पर है, मतलब यहाँ पे कम लोग बचे हैं जो इस लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, इस लैंग्वेज को कौन सा कम्युनिटी बोलता है? तो ये है चाकलिया कमिटी। इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। एंड ये ब्लेंड है तेलुगु, तुलु,
कन्नड़ और मलयालम का, तेलुगु, तुलु, केरला, मलयालम एंड कन्नड़ा। इनका ब्लेंड है कौन सी, मध्यका लैंग्वेज, जो कि वर्ज है एक्सटेंशन पे, जो कहाँ बोली जाती है, कन्नौर में। गुण उत्सव की बात करते हैं। गुणोत्सव इनिशिएटिव ये कहाँ का है, तो ये असम का है। एंड अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एम करता है टू इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी of education by actively involving teachers, students and administration। इन तीनों को मिलाकर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कराया जाएगा। ठीक। प्रोजेक्ट वीर गाथा की बात करते हैं। ये किस में स्टार्ट किया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ने स्टार्ट किया है। एंड ये इंस्टीट्यूट हुआ है गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल के अंदर, गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल के अंदर। एंड अगर हम बात करें, इसका 3rd एडिशन आपको इस साल देखने को मिला था। गैलेंट्री अवार्ड्स की अब अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, ये होते हैं परमवीर चक्र एंड महावीर चक्र। ठीक है, क्या था हमारा बस, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र हो गया। देन है हमारे पास अशोक चक्र, देन वी हैव कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया जाए बाय चांस कि इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में बताइए आप, तो सबसे टॉप पे आता है हमारे पास परमवीर चक्र, देन अशोका चक्र, देन है हमारे पास महावीर चक्र, देन है कीर्ति चक्र, देन वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। इसमें से परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र जो हैं ये हमें वॉर टाइम में दिए जाते हैं। एंड अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र ये पीस टाइम में दिए जाते हैं। ठीक है। एंड अगर हम बात करें कब इंस्टीट्यूट करे गए थे, तो ये 26 जनवरी 1950 को इंस्टीट्यूट करे गए थे। कौन से, ये सारे जो वॉर टाइम में दिए जाते हैं। और पीस वाले कब किए गए थे, तो ये किए गए थे 4th जन 1952 को पीस वाले करे गए थे। एंड 26 जनवरी 1950 को वॉर टाइम वाले जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए थे। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज़ फर्स्ट कंपनी टू गेट ICC प्लस सर्टिफिकेशन। ओके। एंड उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा ने इस्टेब्लिश किया है वर्ल्ड का फर्स्ट टाइगर सफारी। एंड अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ये कौन से टाइगर्स होंगे, ये होंगे मेलानिस्टिक टाइगर्स, जिनमें जो कलर होता है मेलानिन का वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इनको मतलब वर्ल्ड की फर्स्ट सफारी शुरू करी गई है उड़ीसा में। एंड ये कहाँ पे शुरू करी गई है, ये नियर सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व है, नियर सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व। एंड अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी IUCN की लिस्ट क्या है, तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरीज में आते हैं। एंड इंडिया में अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए तो करंट में इसकी पॉपुलेशन है 3167। हर 4 साल में इनका सेंसस होता है। 2022 के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन 3167। ठीक है। इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें कि जो रीसेंट है वो है रानीपुर, जो यूपी में है हमारा, रानीपुर जो कि यूपी में पड़ता है। एंड अगर हम बात करें जो नागार्जुन है, नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। एंड स्मॉलेस्ट की बात करें तो औरंग टाइगर रिजर्व, जिसको हम राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है। एंड ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये असम में पड़ता है। राइट।
देन है हमारे पास कैमरॉन, जो कि जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रेन। फ्रांस जो है वो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गई है टू इशू डिजिटल सेंजन वीज़ा। India's first regenerative tourism model is launched by Goa, and Ecomark global accreditation based on ISO standards are introduced by UAE। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है न्यू अटपडी कंजर्वेशन रिजर्व इन सांगोली डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सरस मेला की, तो सरस मेला शुरू किया है टू प्रमोट द रूरल आर्टिसन। ये कहाँ हुआ था? तो ये नोएडा में हुआ था। सरस के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये है सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसंस सोसाइटी। ठीक है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट कहाँ हुआ था? तो ये गोवा में हुआ था। इंडस फूड 2024 हमारा JNK में हुआ था। दिल्लीज फर्स्ट इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल ये कहाँ हुआ था? तो ये बीकानेर में हुआ था। इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल ये त्रिशूर केरला में हुआ था। लिटरेचर सिटी की बात कर लेते हैं। यूनेस्को लिटरेचर सिटी किसको मिली है? तो ये कोझिकोडे को मिली है। कल्चरल सिटी का टाइटल किसको मिला है? तो ये मिला है ग्वालियर को। नोएडा नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल जो है वो हमारा उड़ीसा में हुआ है। भोपाल, इंदौर एंड उदयपुर हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया फॉर वेटलैंड सिटी एग्रीडेशन स्कीम अंडर रामसर कन्वेंशन। ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसमें उदयपुर हमारे इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड सिटी भी बन गई है। वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 2 फेब को। एंड 2024 की जो थीम थी वो क्या थी? वो थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जो आपको यहाँ पता होने चाहिए, जो कि है यशवंत सागर, सुख्या सागर। महाराष्ट्र में आपको थाने क्रीक देखने को मिलेगा। चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और पाला वेटलैंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको मिज़ोरम में देखने को मिलेगा। इस साल हमारे 5 रामसर साइट्स इंक्लूड करी गई हैं, जो कि हैं दो हमारी तमिलनाडु में है, 3 हमारी कर्नाटका में है। एंड अगर हम कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे आती है हमारी मगधेकेरे। देन वी हैव अघनसिनी एंड देन वी हैव अस्कान मुद्रा। तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास करईवती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला लॉन्गवुड रिजर्व, जो कि हमारा कहाँ आता है? तमिलनाडु में। ये रिसेंटली 5 जो है वो आए हैं। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर ये कौन है? तो ये है चंद्रकांत सोमपुरा। एंड सोमपुरा फैमिली द्वारा इसको बनाया गया है। कंपनी कौन सी थी? कंपनी थी L&T। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ का आइडियल किसने बनाया है? तो ये है A योगी राज जी ने बनाया है। एंड अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ग्रंथ स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तमिलनाडु से रिलेटेड है। पिंकी वॉज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन मिर्ज़ापुर। झारखंड इनॉग्रेटेड सेंट्रलाइज्ड अक्षय पात्रा किचन फॉर मिड डे मील्स। आपको ये पता होना चाहिए, झारखंड ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल बी ऑपरेटेड इन सरयू रिवर अयोध्या के पास पड़ती है। एंड वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए सोलर पावर बोट यूज़ करी जा रही है। कृत्रिम की बात करते हैं, ये इंडिया का फर्स्ट AI यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए होते हैं, या आपको अगर पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी थी फर्स्ट इन इंडिया वाली वीडियो में भी। ठीक है, जो भी कंपनी $1 बिलियन का टर्नओवर लेती है विदाउट रजिस्टरिंग इटसेल्फ इनटू द स्टॉक मार्केट्स, उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट न्यूरोपैथी हॉस्पिटल कहाँ बना है? तो ये डिब्रूगढ़ असम में बना है।
रूरल मिनिस्ट्री ने साइन किया है MU विद SBI फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन्स। जैनिक सिनर जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैच जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही हमारे पास रोहन बोपन्ना हैं जो इंडिया से आते हैं, उन्होंने डबल्स में इसको जीता था एंड ये ओल्डेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। 16th ब्रिक्स समिट कहाँ हो रही है? ये रशिया में हो रही है। एंड ओला इलेक्ट्रिक इज़ फर्स्ट इंडियन EV कंपनी टू गेट PLI नोड। दिल्ली पुलिस विमेन मार्चिंग कंटिजेंट इज़ बेस्ट अमंग CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी ग्रुप। CAPF किसके अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। असम राइफल्स जो है वो इंडिया की ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं CAPF है। ठीक है, इकोमार्क की बात कर लेते हैं। ये ग्लोबल एक्रेडिटेशन बेस्ड ऑन ASO बाय UAE है। एंड न्यूट्रल लिंक की अगर हम बात करते हैं तो ये सक्सेसफुली इम्प्लांटेड इन ह्यूमन पेशेंट है। तो ये था अबाउट ऑल द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू जनवरी। एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ इसके लिए, बट अगर आपको ये स्टिल पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।